हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी मैजिकल वर्ल्ड। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, विंग अब 18 साल का हो चुका था और आज उसका बर्थडे था। विंग की मैजिकल पावर अनलॉक हो रही थी और विंग की बॉडी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। विंग को बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वो नींद में ही अनकॉन्शियस हो चुका था, इसलिए उसे वो पेन फील नहीं हो रहा था। विंग की सारी पावर, सारी एनर्जी वापस आ रही थी। विंग की स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। विंग जो कि बेड पर लेटा हुआ था, उसके दोनों तरफ उसके वेपन्स रखे हुए थे जो भी शाइन कर रहे थे। मून की रोशनी या यूं कहीं मून की एनर्जी उन्हें मिल रही थी, जिससे वो चार्ज हो रहे थे। उनकी पावर भी बढ़ रही थी। विंग उनकी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकता था। विंग जो कि बेड पर लेटा हुआ था, अभी रात के 1 बज रहे थे। विंग की बॉडी शाइन करना बंद कर चुकी थी और अभी विंग सुकून से सो रहा था। विंग की सांसों की आवाज़ उस कमरे में घुल रही थी। अभी हम मॉर्निंग के टाइम में देखते हैं। पूरे वी मैंशन में साइलेंट का माहौल था। वहाँ पर एक पेन तक गिरने की आवाज़ नहीं आ रही थी। सारे सर्वेंट्स बहुत डरे हुए थे और काम कर रहे थे, क्योंकि आज उनके यंग मास्टर जो कि बिना पावर के ही इतने ज़्यादा एंग्री और स्ट्रॉन्ग हैं, वो आज उनकी पावर अनलॉक हो चुकी है। तो पता नहीं उनकी पावर किस हद तक होगी। ये सब सोच कर वो सभी सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और सभी अपना काम ही कर रहे थे। वहीं विचांग सर कांगसे सेरेन की नज़रें सिर्फ विंग के कमरे पर थी। वो उस कमरे में जाना चाहते थे, लेकिन वो उस कमरे में जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनके जाने के बाद वो रूम ऑटोमेटिकली लॉक हो चुका था। कांगसे सेरेन और विचांग से चाहकर भी उस कमरे को नहीं खोल पा रहे थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनकी नज़रें उस कमरे पर थी जिसमें उनका प्यारा इकलौता बेटा विंग लेटा हुआ था। वो लोग विंग को चेक करना चाहते थे, एक बार उसका हाल जानना चाहते थे, लेकिन वो विंग के उठकर बाहर आने तक का इंतज़ार कर रहे थे। धीरे धीरे टाइम ऐसे ही बीत रहा था। सुबह के 4 बजे वी चांगसे और कांगसे सेरेन उठे थे। वो पूरी रात नहीं सो पाए और वहीं अभी सुबह के 7 बज रहे थे। विंग जो कि अपने रूम में बड़े ही सुकून से सो रहा था। सनलाइट उसके फेस पर आ रही थी, जो कि उसके फेस पर अलग ही ग्लो दे रही थी। विंग की स्किन जो कि वाइट कलर की थी, वो बिल्कुल चमक रही थी, शाइन कर रही थी। विंग की पलकें जो कि लंबी थी, घनी थी, उनकी परछाई उसकी आंखों के नीचे आ रही थी। विंग के लिप्स जो कि पिंकिश थे, उनके नीचे हल्का सा मोल जो कि काले तिल का काम कर रहा था, जैसे कि किसी विंग के लिप्स को किसी की नज़र ना लगे। विंग बड़े ही सुकून से, खूबसूरती से सो रहा था। उसके काले बाल जो कि अब वापस अपनी नॉर्मल लेंथ में आ चुके थे, जो कि सिर्फ शोल्डर्स तक थे, वो विंग के फेस पर इधर उधर बिखरे हुए थे। विंग बड़े ही सुकून से सो रहा था। तभी धीरे धीरे विंग की पलकें हिलने लगती हैं, जैसे कि वो नींद से जगने वाला हो। विंग कसमसाते हुए धीरे से अपनी उन ब्यूटीफुल आइज़ को ओपन करता है। विंग की ब्लड रेड आइज़ ओपन होती हैं। विंग अपनी आंखें खोलता है और फिर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलकर अपना हाथ रख कर बेड से उठने लगता है, विंग को फील होता है वो अकेला बेड पर नहीं है। ये फील होते ही विंग की जो नींद बची कुची थी, वो सब के सब उड़ जाती है। विंग का फेस कोल्ड हो चुका था। विंग पलट कर उस तरफ देखता है तो उसकी नज़र एक पर्सन पर जाती है, जिसका फेस उसके बालों से हाइड हो चुका था, क्योंकि उसके बाल इतने ज़्यादा लेंथी थे। उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, ब्लैक थे, जिससे उसका पूरा फेस हाइड हो चुका था। विंग दूसरी तरफ टर्न होता है तो वहाँ पर भी एक पर्सन लेटा हुआ था। विंग उन दोनों के बीच में था। विंग को समझ नहीं आ रहा था आखिर ये दोनों है कौन, जो इस तरीके से उसके रूम में आ चुके हैं। क्या किसी ने इन्हें रोका नहीं? विंग थोड़ा गुस्सा था, थोड़ा नाराज़ था। विंग गुस्से से अपनी कोल्ड डार्क वॉइस में कहता है, कौन हो तुम? जैसे ही विंग के माउथ से ये वर्ड बाहर निकलते हैं, इनकी साउंड बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और वो दोनों पर्सन जो कि बड़े ही सुकून से सो रहे थे, उन्हें भी फील होता है ये आवाज़, ये डार्कनेस, ये कोल्डनेस।
तभी विंग के लेफ्ट साइड में सो रहा पर्सन कसमसाते हुए कहता है, कौन है जो सुबह सुबह इस तरीके की वॉइस निकाल रहा है, कितनी डरावनी आवाज़ है। और ये बोलते हुए वो पर्सन अपने उन लेंथी हेयर को थोड़ा पीछे करता है। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, विंग की बॉडी पर भी कपड़ा नहीं था, विंग शर्टलेस था फ़िलहाल टाइम, क्योंकि विंग की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी पावर अनलॉक होते वक्त उसके सारे कपड़े राख में बदल चुके थे और उसके बाद विंग को किसी ने कपड़े पहनाए ही नहीं, इसलिए विंग अपने बेड पर बिना कपड़ों के था। विंग उस वॉइस को सुनकर अपने लेफ़्ट साइड में देखता है, जहाँ एक बॉय था। उसका फेस विंग की तरह ही था, बिल्कुल विंग के जैसा फेस, सेम टू सेम। उसकी आइज़ जो कि ब्लैक कलर की थी और उसकी एक आंख रेड कलर की थी। विंग ये देखता है तो कंफ्यूज और शॉक दोनों था, क्योंकि विंग का कोई हमशक्ल नहीं है, विंग का कोई ट्विंस नहीं है, तो भला ये इंसान कौन है। तभी वो पर्सन विंग को देखता है, लेकिन वो बिल्कुल भी शॉक नहीं था विंग को देखकर। उसकी आंखें जो कि 2 रंग की थी, एक लाल रंग की और एक ब्लैक कलर की। वो उन पलकों को झपकाते हुए कहता है, ओह तो तुम विंग हो। जैसे ही विंग उसके माउथ से अपना नाम सुनता है, विंग की आइज़ जो कि सिर्फ उसके फेस पर थी, उसके माइंड में सब कुछ चल रहा था, सब कुछ प्रोसेस कर रहा था। विंग कोल्डली कहता है, फुशान, कॉल मी फुशान। मैं तुम्हारे मुँह से विंग नहीं सुनना चाहता। विंग की कोल्ड वॉइस जैसे उस पर्सन के कानों में जाती है, वो बस विंग को देखता है। उसे विंग का कोई खौफ नहीं था, उसकी आंखों में विंग को देखकर कोई डर नहीं था। वो पर्सन बिना किसी बात के फिक्र के बेड से नीचे उतर जाता है। ये देखकर विंग अपनी नज़रें घुमा लेता है और गुस्से से कहता है, कपड़े पहनो। जो सुनकर वो पर्सन नीचे देखता है और कहता है, ओह मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, कितनी बुरी बात है ना। फिर वो उसे देख कर कहता है, मैं कैसे भूल गया, तुम तो एक इंसान हो ना। और ये बोलकर वो पर्सन टर्न होता है और जैसे ही वो एक राउंड लेता है, उसके कपड़े ऑटोमेटिकली मैजिक से उसकी बॉडी पर आ जाते हैं। वो विंग से कहता है, हे मैंने कपड़े पहन लिए हैं। विंग जैसे ही उसे देखता है, विंग शॉक हो जाता है, क्योंकि उस पर्सन ने ब्लैक कलर की शर्ट और रेड कलर की पैंट पहनी हुई थी। वो पर्सन विंग को देखता है और कहता है, कैसा लग रहा हूँ मैं। जो सुनकर विंग उससे अपनी नज़र हटाकर अपने राइट साइड में देखता है। विंग फिर उस पर्सन को देखकर कहता है, हे तुम कौन हो और उठो यहाँ से। जो सुनकर वो पर्सन कसमसाते हुए उठकर बैठ जाती है। वो एक लड़की थी, वो उसके लेंथी हेयर जो कि उसके फेस पर आ रहे थे वो उन्हें हटाती है। उसका फेस भी कुछ विंग जैसा ही था, लेकिन वो लड़की थी इसलिए थोड़ा चेंज था। विंग उसे देखकर कहता है, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो और तुम्हें किसने इजाज़त दी मेरे रूम में आने की, आखिर तुम हो कौन। विंग गुस्से से उस लड़की को देख रहा था, क्योंकि विंग को पसंद नहीं कोई उसके बेड में आए और ये दोनों पर्सन उसके रूम में आए और अब उसके बेड में उसके साथ सो रहे हैं। आखिर ये है कौन। विंग बहुत गुस्से से उन्हें देख रहा था। तभी वो पर्सन उस लड़की को देख कर कहता है, हे तुमने कपड़े नहीं पहने। और तभी विंग को भी रियलाइज़ होता है, इस लड़की ने भी कपड़े नहीं पहने, आखिर ये है कौन। विंग उसे देखता है, फिर से अपनी नज़रें फेर कर कहता है, अपने कपड़े पहनो। वहीं वो लड़की जो शायद अभी अपनी नींदों में ही थी, वो उन लोगों की वॉइस सुनकर दोबारा बेड पर लेट कर कहती है, कितनी नॉइस है, प्लीज़ नॉइस मत करो, मुझे नींद आ रही है। वैसे ही बहुत टाइम बाद इतने अच्छे से नींद आ रही है। जो सुनकर विंग कहता है, मैंने कहा अपने कपड़े पहनो और मेरे बेड से उठो, वरना मैं तुम्हें इसी तरह बाहर फेंक दूंगा। फिर मुझे मत कहना कि विंग बहुत हार्टलेस है। ये सुनते ही वो लड़की जो कि शायद अपनी नींदों में थी, वो अपनी उन लंबी पलकों को खोलती है और विंग की तरफ देखती है। फिर वो नीचे देखती है, उसने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़की बेड से नीचे उतरती है। विंग टाइटली अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि वो किसी लड़की को इस तरीके से नहीं देख सकता। तभी वो लड़की भी उस पर्सन की तरह ही टर्न होती है और वो भी कपड़े चेंज कर लेती है। वो विंग से कहती है, आंखें खोलो, मैंने कपड़े पहन लिए हैं। उस लड़की की वॉइस भी विंग की तरह ही थोड़ी कोल्ड थी। जैसे ही विंग अपनी आंखें खोलता है, उस लड़की ने कपड़े पहन लिए थे। उसने ब्लैक कलर की शर्ट और
ब्लू कलर की पैंट पहनी हुई थी। विंग उस लड़के को थोड़ा कंफ्यूज होकर देख रहा था। वहीं उस लड़की की आइज़ भी 2 कलर्स की थी। एक उसकी आंखें, उसकी एक आई जो कि ब्लैक कलर की थी और दूसरी ब्लू कलर की। विंग कन्फ्यूजिंगली उसे देख रहा था। तभी वो लड़की भी अपनी उन पलकों को झपकाती है। वहीं उसकी पलकें भी काफ़ी खूबसूरत थी। उस लड़की के हेयर जो काफ़ी लेंथी थे वो भी अब नीटली बहुत अच्छे से कॉम्ब हो चुके थे। लड़की विंग को देख कर कहती है, तो तुम हो विंग? और ये बोलकर वो अपनी गर्दन हल्की सी टेढ़ी कर विंग को देखती है। विंग को समझ नहीं आता ये कौन है, लेकिन विंग को इनसे एक कनेक्शन फील हो रहा था। ये कनेक्शन थोड़ा अलग था, थोड़ा अजीब था। ये कनेक्शन विंग की सोल से आ रहा था। विंग उन्हें देख कर कहता है, कौन हो तुम दोनों, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में इस तरीके से आने की, और वो भी मेरे बेड में इस तरीके से सोने की। विंग ये चीज़ बहुत गुस्से से, बहुत कोल्डली बोल रहा था। विंग का ऑरा, उसकी पावर उन लोगों को रैप करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विंग की पावर उन पर काम ही नहीं कर रही थी। ये चीज़ विंग को अजीब लग रही थी। विंग उन लोगों को गुस्से से देख रहा था। तभी वो लड़का कहता है, चलो हम दोनों तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर वो लड़का विंग को ग्रीट करते हुए कहता है, हेलो, वैसे मैं अपना असली नाम तुम्हें बता ही देता हूँ, मेरा नाम सिबियन है। और ये सुनते ही विंग शॉक हो जाता है। लड़का कहता है, हाँ मैं तुम्हारी स्वॉर्ड हूँ सिबियन। और ये बोलते ही वो लड़का सिबियन के पास जाता है और सिबियन में ही गायब हो जाता है। वो तभी सिबियन से आवाज़ आती है, मैं तुम्हारी स्पिरिट हूँ, सिबियन की स्पिरिट। और ये बोलते ही वो लड़का, उसकी आवाज़, सब कुछ गायब हो जाते हैं। विंग फिर उस लड़की की तरफ देखता है। वो लड़की जो अभी भी विंग को कोल्डली देख रही थी, उसकी आंखों में भी विंग की तरह ही कोई इमोशन नहीं थे। वो विंग को देखती है और बिना उसे ग्रीट करे वहाँ से जाने लगती है। विंग उसे रोकते हुए कहता है, हे, तुमने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया, आखिर तुम कौन हो? जिस पर वो लड़की कहती है, इतने साल हो गए तुम्हारे साथ रहते हुए, लेकिन तुम अभी भी मुझे नहीं पहचान पाए। हाँ विवुशान, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। और ये बोलकर वो जैसे ही जाने लगती है, तभी विंग को जैसे कुछ हिट होता है। विंग कुछ देर सोच कर कहता है, चैंचिंग। जैसे ही विंग के माउथ से ही वर्ड्स निकलते हैं, वो लड़की जो जा रही थी उसके कदम रुक जाते हैं। पलट कर कहती है, तुम्हारा गैस बिल्कुल सही है, मैं चैंचिंग हूँ, तुम्हारी फ्लूट की स्पिरिट। और ये बोलते ही लड़की वहाँ से जाने लगती है। तो विंग कहता है, स्टॉप, तुम बिना किसी परमिशन के इस तरीके से यहाँ नहीं घूम सकती। हाँ तुम मेरी फ्लूट की स्पिरिट हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम कहीं भी कैसे भी जा सकती हो, तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। ये सुनते ही वो लड़की पलट कर विंग की तरफ देखती है। दोनों की आंखें टकराती हैं और दोनों की ही आंखों में जैसे कि एक चिंगारी थी। विंग बेड से उठता है, वो ब्लैंकेट को खुद से रैप कर लेता है। लड़की वहीं बेड पर बैठ कर कहती है, जाओ कपड़े चेंज करके आओ, वैसे भी मुझे किसी मैन को इस तरीके से देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह सुनकर विंग बिना कुछ कहे वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो फ्रेशन अप होकर बाहर आता है। उसने अपना बिजनेस सूट पहना हुआ था। विंग खुद को अच्छे से मिरर में सेट करता है, अच्छे से तैयार होता है। फिर वो उस लड़की की तरफ देख कर कहता है कि तुम उस सिबियन की तरह चंचिंग के अंदर नहीं जाओगी, या फिर तुम्हारा बाहर रहने का ही इरादा है? चुपचाप चंचिंग में जाओ, मैं किसी स्पिरिट को ऐसे अपने साथ लेकर नहीं घूम सकता। ये सुनकर चंचिंग शांति से विंग को देखती है और फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से इनविजिबल हो जाती है। उसकी स्पिरिट वापस चंचिंग में जा चुकी थी। विंग ये देखता है, वो सिबियन और चंचिंग को वही रूम में छोड़कर बाहर आने लगता है। तभी चंचिंग ऑटोमेटिकली हवा में फ्लाई करते हुए सीधा विंग के पास आकर उसके कोट के अंदर चली जाती है। ये देखकर विंग उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तभी चंचिंग की वॉइस आती है, क्या तुम उसे नहीं ढूंढना चाहते विवुशान? और ये सुनते ही विंग रुक जाता है और वो कहता है, किसकी बात कर रही हो तुम? जिस पर चंचिंग कामली जवाब देती है, बटलर लान। जो सुनते ही विंग के फेस पर एक डबल स्माइल आती है और वो कहता है, ओह चलो ढूंढते हैं उसे। वैसे भी बहुत टाइम दे दिया मैंने उसे छिपने का, उसे उसकी मन मर्जी करने का, लेकिन अब वो पर्सन कहीं नहीं भाग सकता, उसे वापस मेरी कैद में आना पड़ेगा। और ये बोल कर विंग के फेस पर वही
क्रेपी स्माइल थी, वही लुक था। विंग आराम से चलते हुए नीचे आता है। विंग का पूरा ब्लैक अटायर था। विंग के कदमों की आवाज़ सुनकर कांग्सी सैरन और विचांगसी की नज़रें, जो कि विंग को ही देखने के लिए तरस रही थी, वो विंग की तरफ घूम जाती हैं। विंग को देखकर उनके दिल को राहत मिलती है। विचांगसी विंग से कहते हैं, विंग बेटा बेटा कैसे फील कर रहे हो? जिस पर विंग उन्हें इग्नोर कर कर वापस अपने जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। कांग्सी सैरन विंग के सामने फूड सर्व करते हुए कहती है, विंग बेटा अच्छा फील कर रहे हो ना? तभी विंग अपनी उसी कोल्ड वॉइस में कहता है, कितनी बार मैं आपको रिपीट करूं मैडम वी, कॉल मी वुशान, डोंट कॉल मी विंग बिकॉज आई डोंट लाइक इट। और ये सुनते ही कांग्सी सैरन साइलेंट हो जाती हैं। उनके माउथ से एक वर्ड भी बाहर नहीं आता। वो कामली कहती हैं, ठीक है वुशान। और ये बोलते हुए वो थोड़ा काँप रही थी। विंग उस फूड को अच्छे से खाता है क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। उसकी पावर जब से अनलॉक हुई थी, विंग को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। विंग बहुत ज़्यादा खाना खाता है, वहाँ से जाने लगता है। तभी कांग्सी सैरन कहती है, विंग बेटा एक बार जांच करा लो, देखो तुम्हारी पावर अभी अनलॉक हुई है, तो शायद तुम्हारी बॉडी को कुछ हार्म हो जाए। जिस पर विंग कहता है, मेरी झूठी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कांग्सी सैरन। और ये सुनते ही कांग्सी सैरन चुप हो जाते हैं। विंग वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं 3 दिन तक वापस नहीं आने वाला, इसलिए मेरे रूम में एंटर करने के बारे में सोचना भी मत। ये सुनकर कांग्सी सैरन उससे पूछते हैं, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? जिस पर विंग कहता है, मैं उस पर्सन को वापस लेने जा रहा हूँ जिसे आपने मुझसे दूर किया था। अब इस घर को लगता है सामने लोग की ज़रूरत है। और ये सुनते ही कांग्सी सैरन कहती है, वुशान तुम उसे वापस लेने जा रहे हो? क्या तुम जानते हो वो कहाँ पर है? बेटा बताओ। जिस पर विंग रुक जाता है और वो कांग्सी सैरन की तरफ देखकर कहता है, आपको क्या लगता है मैडम वी, आप अपनी मर्जी से मुझसे खुद दूर भेज सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो ना कभी मेरी नज़रों से दूर था, ना मेरी पहुंच से दूर था। मैं उसे जब चाहे तब अपने करीब ला सकता हूँ, और ये चीज़ मैं आपको साबित कर कर रहूँगा। अरे बोलकर विंग के कदम उस मैंशन से बाहर की तरफ चले जाते हैं। कांग्सी सैरन ये देखकर लड़खड़ाने लगती हैं और वो सीधा चेयर पर बैठ जाती हैं। ये देखकर भी कांग से कहते हैं, कांग से संभालो खुद को। जिस पर कांग्सी की आंखों से आंसू बहते हुए उसके गालों से लुढ़कने लगते हैं। कांग्सी सैरन सुबकते हुए कहती है, मुझे जिस चीज़ का डर था वही हो रहा है। ये लड़का सच में पागल हो चुका है। ये फिर से वही सब कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है कि सच में इसने शिचैन को ढूंढ लिया है। कहाँ है शिचैन? हमें नहीं पता, लेकिन इसे कैसे पता कि क्या ये सच बोल रहा है? मुझे बहुत डर लग रहा है। विचांग से कुछ करो। जैसे विचांग से कहते हैं, कांग से संभालो खुद को। तो तुम फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ, मैं सब देखता हूँ। विंग उस तक नहीं पहुँच पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने विंग को नहीं खोने दूंगा। मैं करूँगा। और ये बोलकर विचांग से भी वहाँ से फुर्ते से निकल जाते हैं। तो विंग का हर तरीका ब्लॉक करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि विंग कभी भी वांगची तक पहुँचे, इसलिए वो विंग को रोकने की नाकाम कोशिश करते हैं। विंग जो कि अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, अपने फादर की सारी हरकतें देख रहा था। विंग स्माइल करता है और फिर वो धीरे से कहता है, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था चैनचिंग, तुमने बिल्कुल सही कहा था। बस थोड़ा सा प्रोवोक करने की ज़रूरत है। मेरे वो सो कॉल्ड फादर खुद उस पर्सन को ढूंढेंगे जिसे उन्होंने मुझसे दूर किया था। और ये बोलते हुए विंग की वो कोल्ड और डार्क वॉइस, उसकी वो हंसी जो कि शायद किसी को मौत से भी बदतर लगे, वो बहुत ज़ोर से उस पूरे रूम में गूंज रही थी, उस पूरे कैबिन में गूंज रही थी। विंग हंस रहा था, खुशी से नहीं, गुस्से से। विंग का गुस्सा, नफरत, ऑब्सेशन सब कुछ एक साथ बाहर आ रहा था। विंग पूरी तरीके से क्रेजी हो चुका था। विंग अपने आप को देखता है, फिर वो अपने फ़ोन को ओपन करता है जिसके वॉलपेपर पर वांगजी की फ़ोटो थी। विंग उस फ़ोटो को छूते हुए कहता है, बस कुछ टाइम और स्वीट हार्ट, तुम मेरे पास हो गए, मेरे करीब हो गए, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा मेरी तड़प, मेरा तुमसे दूर रहना,
किसे कहते हैं, मैं तुम्हें हर चीज़ फील कराऊंगा, मेरा प्यार भी, मेरा ऑब्सेशन भी, मेरा क्रेजीपन भी, सब कुछ फील करोगे तुम। तुमने बहुत बड़ी गलती की है मुझसे दूर भागकर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर भाग सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरे करीब ही आओगे। इस दुनिया में तुम मुझसे नहीं बचकर भाग सकते। अगर तुम इस दुनिया से बाहर भी चले गए, मैं तुम्हें तब भी ढूंढ लूँगा। मैं तुम्हें नर्क से भी निकाल सकता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे दूर भाग जाओगे? तुम विवशान की पहुँच से कभी दूर नहीं जा सकते। तुम सिर्फ मेरे हो, और ये चीज़ तुम्हारा हर जिस्म का अंग चीख चीख कर बोलेगा। बस तुम मेरे पास आ जाओ, फिर मैं तुम्हें अपने इस प्यार का, अपने इस दर्द का एहसास कराऊंगा। और ये बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। विंग का लुक, विंग की वॉइस, सब कुछ बिल्कुल मैसअप लग रही थी। विंग किसी मैस की तरह लग रहा था। विंग बिल्कुल बिखरा हुआ था। विंग उस फ़ोन को वहीं रख देता है, अपने सीने से लगा लेता है। विंग की आंखें बंद थी। विंग उस फीलिंग को फील कर रहा था। विंग वांगची के जाने का उस दर्द को फील कर रहा था। विंग का ये सिर्फ ऑब्सेशन नहीं था, ये उसकी फीलिंग थी, ये उसका प्यार था, उसका सब कुछ था। विंग वहीं बैठा हुआ था। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा था। दिन से रात होती है, रात से फिर दिन होता है। विचांग से, जो कि वांगजी को विंग से दूर करना चाहते थे, वो खुद वांगजी को ढूंढ रहे थे ताकि वो वांगजी वो वांगजी को विंग से दूर भेज सके। लेकिन इस चीज़ से बिल्कुल अनजान हो चुके थे कि जिस इंसान को, जिससे वो दूर भेजना चाहते हैं, वो इंसान खुद उसे ढूंढने के लिए उनको ज़रिया बना रहा है। विचांग से, जो कि वांगजी को ढूंढ रहे थे, विंग अपने फादर की कैपेबिलिटी बहुत अच्छे से जानता है। उसका फादर ये काम बहुत इजीली कर सकता है। और जैसा विंग ने सोचा था, विचांग से ने 2 दिन के अंदर अंदर वांगजी को ढूंढ लिया था। और अब वो वांगजी के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। विचांग से, जो कि वांगजी के पास मैसेज भेजना चाहते थे कि वो कहीं चला जाए, विंग ने उसे ढूंढ लिया है। लेकिन तभी उनका फ़ोन रिंग करता है। वो देखते हैं ये विंग का फ़ोन था। विचांग से थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो फ़ोन उठाते हैं और जैसे ही वो हेलो कहते हैं, तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, थैंक यू फादर, थैंक यू सो मच मिस्टर विचांग से, आपने मेरा काम बहुत ईजी कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं भी इतनी जल्दी उसे नहीं ढूंढ पाता, लेकिन मानना पड़ेगा आपके स्किल्स को, बहुत जल्दी ढूंढ लिया आपने। और ये बोलते ही विंग फ़ोन कट कर देता है। विचांग से शॉकिंगली बस वहाँ बैठे हुए थे। वो अपने आप से कहते हैं, मैंने उसे ढूंढ लिया, मतलब उसने मेरा इस्तेमाल किया, उसने मेरा इस्तेमाल किया, मैंने क्या किया ये? और ये बोलते ही विचांग से को जैसे ही अपनी गलती रियलाइज़ होती है, विचांग से ज़ोर से उस फ़ोन को ज़मीन पर मार कर कहते हैं, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने खुद उस बच्चे के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने खुद विंग को वांगची का पता दे दिया, मैंने खुद विंग को शिचैन का पता दे दिया, ये मैंने क्या किया? और ये बोलते ही विचांग से अपने उन हाथों को टेबल पर मारने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कर दिया था जो विंग चाहता था। विंग, जो कि अभी एक फ़्लाइट में बैठा हुआ था, वो वांगची को ढूंढ रहा था। उसे वांगजी का पता मिल चुका था और विंग वहीं जा रहा था। विंग के साथ उसका कोई भी सामान नहीं था, सिर्फ उसकी चेंजिंग थी। विंग चेंजिंग को ही लेकर वहाँ से जा रहा था। विंग, जैसे ही उसकी फ़्लाइट लैंड होती है, विंग बड़े आराम से नीचे आता है। वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे, ये विंग के ही थे। विंग वहाँ से एक कार लेता है और सीधा अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। विंग, जो कि बड़े ही सुकून से अपनी कार चला रहा था, तभी उसके कानों में चेंजिंग की वॉइस आती है, तो तुमने उसे ढूंढ लिया? ये सुनकर विंग कहता है, मैंने उसे ढूंढ लिया। तभी चेंजिंग विंग से कहती है, क्या करोगे तुम उसके बाद? इस पर विंग कहता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? जिस पर चेंजिंग कहती है, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारे हर एक्शन का रिप्ले मुझे भी करना पड़ेगा। जिस सुनकर विंग कहता है, फिक्र मत करो, वैसे भी मैं कुछ भी कर सकता हूँ और तुम मुझे नहीं रोक सकती। ये सुनकर चेंजिंग कोई रिप्लाई नहीं देती।
विंग फिर कार चलाने लगता है। विंग की स्किल्स बहुत अच्छी थी कार चलाने में। विंग स्पीड से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। थोड़ी ही देर में विंग एक विलेज के सामने खड़ा था। विंग अपनी कार से बाहर निकलता है, उस पूरे विलेज को देखता है जो कि आज बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड था, क्योंकि आज फेस्टिवल था और सभी लोग फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहे थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे थे। बहुत सारी शॉप्स लगी हुई थी जिनमें यूनिक यूनिक आइटम्स मिल रहे थे। विंग अपने उन ब्लैक अटायर के साथ ही और अपने उन लॉन्ग लेग्स के साथ चलते हुए उस पूरे विलेज में घूम रहा था। वहाँ पर बहुत सारी शॉप्स थी जो कि बार बार किसी न किसी को इनवाइट कर रहे थे कि वो आकर उनके यहाँ का फूड, यहाँ के आइटम्स को एक बार टेस्ट करें। विंग ये सब देखकर अपनी नज़रें हटा रहा था। विंग चल रहा था, तभी विंग को एक स्वीट स्मेल आती है। विंग टर्न होकर देखता है तो वहाँ पर एक शॉप थी जहाँ पर स्ट्रॉबेरी केक मिल रहा था। विंग को याद है स्ट्रॉबेरी केक, बहुत टाइम हो गया उसने नहीं खाया। विंग फिर से चलते हुए उस तरफ जाने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग एक घर के सामने खड़ा था। ये घर वांगजी का ही था जो कि विलेज से बिल्कुल बाहर था। विंग जाकर उस घर के दरवाजे पर 2 बार नॉक करता है। दरवाजे खुलने की कोई वॉइस नहीं आती। विंग फिर से नॉक करता है लेकिन फिर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। विंग देख कर उसकी जो आइज़ थी वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाती हैं। विंग की रेड आइज़ और भी ज़्यादा रेड हो चुकी थी। विंग थोड़ी कोल्डली कहता है, वो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहा। तभी चेंचिंग की वॉइस आती है, शायद वो घर में नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, तुम एक स्पिरिट हो, अंदर जाकर चेक करके आओ। जो सुनकर चेंचिंग बाहर आती है और वो बिना विंग को देखे सीधा उस दरवाजे से आर पार अंदर चली जाती है। वो पूरे घर को चेक करके फिर बाहर आती है। विंग जो कि उसका वेट कर रहा था, वो चेंचिंग को देखकर पूछता है, क्या कोई अंदर है। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आती है, हेलो मिस्टर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और मेरे घर के ऐसे सामने क्यों खड़े हैं। तभी विंग सामने देखता है तो चेंचिंग वहाँ से जा चुकी थी, क्योंकि शायद उसने इस पर्सन को बहुत पहले ही नोटिस कर लिया था, इसलिए वो पहले इनविजिबल हो चुकी थी। विंग ये वॉइस पूरे 2 महीने बाद सुन रहा था। विंग की आंखें बंद हो जाती है जैसे उसे कोई सुकून मिला हो। विंग अपनी उन आंखों को बंद कर लेता है। तभी विंग के शोल्डर्स पर एक हाथ आता है और वो पर्सन विंग को हिलाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर, आप क्या देख रहे हैं और आप इस तरीके से घर के बाहर क्यों खड़े हैं। आप हैं कौन, क्या आप यहाँ किसी से मिलने आए हैं। लेकिन जितना मैं जानता हूँ आप को मैं नहीं जानता और ये घर मेरा है। आप यहाँ ऐसे कैसे खड़े हैं, क्या आपको कोई हेल्प चाहिए, आप बता सकते हैं। वैसे ये विलेज थोड़ा पुराना है लेकिन यहाँ आपको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी। आप बताइए आपको क्या चाहिए। तभी विंग हल्के से स्माइल करता है, जो स्माइल इन 2 महीनों में बिल्कुल मिसिंग हो चुकी थी। विंग के होठों पर फिर से वही स्माइल आती है, लेकिन ये कोई स्वीट स्माइल नहीं थी, एक डेंजरस स्माइल थी। विंग उस हाथ को पकड़ लेता है जो उसके शोल्डर्स पर था। जैसे ही उस पर्सन को विंग का टच फील होता है, उसकी पूरी बॉडी शुगर करने लगती है, उसकी पूरी बॉडी काँप उठती है, क्योंकि ये टच वो नहीं भूल सकता। ये टच किस पर्सन का है, वो पर्सन एक पल के लिए भी उस इंसान को नहीं भूल पाया। तभी वो पर्सन अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहता, कौन हो तुम, छोड़ो मेरे हाथ को, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन तभी विंग उस पर्सन को अपनी तरफ पुल करता है और वो पर्सन डायरेक्ट विंग के चेस्ट से टकराता है। विंग की हाइट थोड़ी बढ़ चुकी थी और अब उसकी हाइट उस पर्सन से ज़्यादा हो चुकी थी। विंग उस पर्सन को टाइटली अपने करीब खींचता है और अपने हाथ को उसकी वेस्ट में डालकर उसे अपने और भी करीब करते हुए कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी बट लर्न। और ये सुनते ही सामने खड़ा पर्सन, जिसने वाइट कलर का हानफू पहना हुआ था और वहीं उसके आईज जो कि शाइन कर रही थी, उसके फेस पर हल्का मेकअप था, उसकी वो ब्लू आइज़, उसके वो वाइट लॉन्ग हेयर जो कि उस वाइट कलर के हानफू पर और भी ज़्यादा गॉर्जियस लग रहे थे। उसके फॉरहेड पर एक रिबन बंधा हुआ था। वो पर्सन जिसके हाथ में उसकी बीचिन थी, वो अपनी उन ब्लू आइज़ से उस पर्सन की उन रेड आइज़ में देख रहा था।
ये आंखें वो कभी नहीं भूल सकता, जिनका फर्स्ट ग्लेयर ही उस पर्सन को डराने के लिए काफ़ी था। ये आंखें बहुत यूनिक है, और वहीं उसकी वो स्माइल, वो डेंजरस स्माइल, लेकिन उस पर्सन को ये डेंजरस कभी लगी ही नहीं। वो पर्सन अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता, यंग 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 मास्टर, और ये बोलते ही उसकी वॉइस बिल्कुल काँप रही थी। वो पर्सन खुद भी काँप रहा था। विंग ये चीज़ फील कर सकता था। विंग अपनी उस ग्रिप को और भी टाइट करता है और उस पर्सन को अपने और भी सीने से चिपका लेता है। वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि वहाँ से हवा भी पास नहीं हो सकती थी। तभी उनके कानों में एक और वॉइस जाती है, हंगंग जैन, क्या आप ठीक हैं? वहीं जैसे ही ये आवाज़ विंग के कानों में जाती है, विंग के आइज़, जो कि थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट हुई थी, बिल्कुल थोड़ी सी, फिर से वो कोल्ड हो चुकी थी। विंग अपने उन कोल्ड आइज से उस तरफ देखता है जहाँ एक पर्सन था, जो और कोई नहीं बल्कि सुशे था, जो कि वांग जी के पीछे पीछे आया था। हाँ, ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि वांग जी ही था। वो हंग जी के पीछे पीछे आया था। वो जब देखता है कि किसी ने हंग जुन को इतने करीब से पकड़ा हुआ है, सुशे के हाथ में जो बाउल था उस पर उसकी पकड़ कस जाती है और वो चिल्लाता है, कहता है, कौन हो तुम, और ये क्या तरीका है, तुमने हंग जुन को ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है, छोड़ो उन्हें, मैंने कहा छोड़ो उन्हें। और ये बोलते ही सुशे विंग की तरफ बढ़ जाता है। वहीं ये देख कर विंग के होठों पर एक डबल स्माइल आती है। विंग हंग जी की तरफ देख कर कहता है, ओह बटला लान, लगता है ये आपका एक न्यू फॉलोवर है। अरे बोलते ही विंग के फेस की वो क्रेपी स्माइल ये देख कर वांग जी गल्प करता है। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है और फिर विंग बिना किसी वार्निंग के सिर्फ अपने फिंगर से उस पर्सन की तरफ इशारा करता है, और जैसे ही विंग इशारा करता है, विंग चुटकी बजाता है, वो पर्सन वहाँ से गायब हो जाता है। और ये देखते ही वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था अपनी उन बड़ी बड़ी आंखों से, उसकी वो आंखें और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। विंग वांग जी के गालों को अपने दूसरे हाथ से टच करता है और उसकी स्किन को फील करते ही विंग अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और अपने सर को हल्का सा झुकाकर वांग जी के शोल्डर्स पर रख लेता है। एक तरीके से विंग ने वांग जी को हक किया था। वांग जी, जो कि विंग के इस टच से पूरी तरीके से mesmerize हो चुका था। हाँ, वो इस पर्सन से दूर भागा था, लेकिन शायद उसकी यादें कभी उससे दूर जा ही नहीं पाई। विंग धीरे से कहता है, बटलर लान, प्लीज़ मुझे अपना असली नाम बताओ। और ये सुनते ही वांग जी काँपते हुए कहता है, मेरा असली नाम? जिस पर विंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम शिचैन नहीं हो, तो फिर तुम्हारा असली नाम क्या है? जिस पर वांग जी कोई आवाज़ नहीं कर पाता। तभी विंग धीरे से अपनी उन रेड आइज़ को उठाता है। उसकी चिन अभी भी वांग जी के शोल्डर्स पर रखी हुई थी। विंग अपनी उन आँखों को उठाकर वांग जी की उन आँखों में देखता है जो कि अभी बंद थी, उन पलकों को देखता है जो कि लंबी थी, उन होठों को देखता है जो कि हल्के से खुले हुए थे, जैसे वांग जी खुद की फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर विंग के चेहरे पर फिर से एक प्यारी सी स्माइल आती है और विंग अपने उन होठों को हल्का सा वांग जी की नेक पर रखता है, स्मूच करता है और धीरे से कहता है, मुझे अपना असली नाम बताओ अभी की अभी, वरना तुम सोच नहीं सकते मैं तुम्हारी क्या हालत करूँगा। और ये सुनते ही वांग जी की सांसें भारी हो जाती हैं। वांग जी गहरी गहरी सांसें ले रहा था विंग, और वे टाइटली उसे होल्ड कर रहा था। वांग जी को ऐसा लग रहा था कि अगर विंग ऐसे ही अपनी पकड़ कसता रहा तो वांग जी की कमर टूट जाएगी, क्योंकि विंग की ग्रिप सच में बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। वांग जी अपने आप को संभालता है, अपनी उन बढ़ती हुई सांसों को काबू करते हुए कहता है, मेरा नाम लान। इस पर विंग और भी टाइटली कमर कस लेता है वांग जी की अपनी उन बाहों में। तभी वांग जी थोड़ा कांपते हुए कहता है, मेरा नाम वांग जी, लान वांग जी। जिस पर विंग धीरे से कहता है, लान वांग जी। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ वांग जी, लान वांग जी, प्लीज़ 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 मुझे छोड़ दो। जो सुनकर विंग कहता है, इतनी ईजीली?
और ये बोलकर वो वांग जी के फेस की तरफ देखता है। वांग जी जो कि अपनी उन आंखों को खोलकर विंग को देख रहा था, वांग जी को पेन हो रहा था, वांग जी की आंखों में हल्के आंसू आ चुके थे। विंग ये फील करके अपनी उन स्क्रिप्ट को हल्का से टाइट कर ढीला कर देता है, क्योंकि विंग वांग जी की उन आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वांग जी जैसे ही थोड़ा सा दूर होता है, वांग जी ने अपने दूसरे हाथ में एनर्जी इकट्ठा कर रखी थी। वो सीधा उस हाथ को विंग की तरह स्मैश कर देता है ताकि वो विंग पर अटैक कर सके। विंग ये देख कर हंसने लगता है। वांग जी विंग के ऊपर सीधा बेचैन तानते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तो आ गए, लेकिन यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। और ये बोलते ही वांग जी के स्वॉर्ड सीधा विंग पर वार कर देती है। और ये देखकर विंग लाफ करने लगता है। विंग को हंसता देखकर वांग जी कहता है, अब तुम मरने वाले हो, हंसना है जितना हंस लो। और ये सुनते ही विंग बिना किसी वार्निंग के सीधा वांग जी के स्वॉर्ड को अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है। देखकर वांग जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी तलवार को रोक सकते हो? भूलो मत, मैं भी कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हूँ, मेरी भी मैजिकल पावर तुमसे ज़्यादा हाई है। जो सुनकर विंग कहता है, मुझसे ज़्यादा? जिस पर वांग जी विंग की तरह गुस्से से देखता है। वांग जी की आंखें जो कि ब्लू कलर की थी वो और भी ज़्यादा शाइन करने लग रही थी। वांग जी के हेयर जो कि वाइट कलर के थे उनमें कुछ कुछ ब्लू कलर के हेयर प्लस होते जा रहे थे, जैसे वांग जी के हेयर थोड़े लेंथी हो रहे थे और भी ज़्यादा शाइन कर रहे थे, और मून लाइट में वो किसी मून प्रिंस की तरह दिख रहा था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग कहता है, सच में तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और इतनी खूबसूरत चीज़ सिर्फ विंग डिज़र्व करता है और कोई नहीं। और इस ब्यूटीफुल चीज़ को विंग अपने पास रखेगा, अपने करीब, अपनी कैद में। और ये बोलते ही विंग भी वांग जी पर अपनी मैजिकल पावर से अटैक कर देता है। दोनों ही अपनी मैजिकल पावर से लड़ रहे थे। विंग ने अभी तक अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, वहीं वांग जी जो कि विंग पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रहा था, तभी वांग जी की स्वॉर्ड शाइन करने लगती है। और वांग जी के साथ एक और पर्सन आ जाता है जो कि वांग जी की ही स्पिरिट थी। वो एक फीमेल थी जो कि बेचैन थी। बेचैन विंग पर अटैक करती है। विंग 2 कदम पीछे हट जाता है, तभी विंग चैनचिंग निकालता है और चैनचिंग की भी स्पिरिट बाहर आ जाती है। बेचैन और चैनचिंग जो कि एक दूसरे को डेथ ग्लेयर दे रहे थे, दोनों ही फाइट करने लगते हैं, और वहीं विंग और वांग जी भी फाइट कर रहे थे। उस आसमान में उन चारों की फाइट हो रही थी, वो भी बहुत ज़्यादा डेंजरसली। वांग जी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था और विंग पीछे हटने वाला ही नहीं था। विंग वांग जी के उन दोनों हाथों को एक साथ पकड़ता है और उसे घुमाने लगता है। दोनों हवा में थे। विंग वांग जी के ऊपर अपने लेग से अटैक करता है, वांग जी विंग के अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। विंग चिल्लाते हुए कहता है, लान वांग जी, अपनी हार मान लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारे हाथ पैर तोड़कर तुम्हें वापस लेकर जाना पड़े। जो सुनकर वांग जी कहता है, मैं कुछ भी हो जाए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम एक नंबर के इडियट बास्टर्ड हो। मैंने तुम जैसा चाइल्ड आज तक नहीं देखा। जिस पर विंग कोल्डली लाफ करते हुए कहता है, और तुम देखोगे भी नहीं, क्योंकि वी वुशान इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही पीस है। और ये बोलते ही वो अपनी एनर्जी से वांग जी पर अटैक कर देता है। विंग की डार्क एनर्जी और वांग जी की लाइट एनर्जी आपस में टकरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान में स्टार्स चमक रहे हों। उनके हर एक अटैक से आतिशबाजियाँ हो रही थी। हर वक्त हर अटैक के साथ लाइट चमक रही थी। वो दोनों एक दूसरे पर लगातार अटैक किए जा रहे थे। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होगा और कौन जीतेगा इस फाइट को। और अगर आप ये कहानी एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।